धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। बड़े मंदिरों के नाम का नहीं कर पाएगा कोई इस्तेमाल। स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे 5 लाख तक के टेंडर। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी राज्य आंदोलन और अमर शहीदों के बलिदान गाथा। सीएम धामी ने किया हमारी विरासत एवं विभूतियां किताब का विमोचन। किताब को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी राज्य आंदोलन गाथा। देहरादून में कांग्रेस में लोकसभा की हार की समीक्षा जारी। आज होगी पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी सीटों की समीक्षा। गणेश गोदियाल, जोत सिंह, वीरेंद्र रावत रहेंगे मौजूद। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कांवड़िए की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। हादसे के बाद कैंटर व डीसीएम चालक हुए मौके से फरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। बड़े मंदिरों के नाम का अब कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख मार्गों, मंदिरों के नामों का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण पर विवाद उठ रहा था और अब कहीं ना कहीं ये फैसला धामी कैबिनेट का बेहद ही अहम हो जाता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि अब कोई भी बड़े मंदिरों का नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? आपको बता दें कि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस दौरान लिया है। तो सबसे बड़ा फैसला जो है इस दौरान यहाँ पर जो मंदिरों को लेकर के लिया गया है, वो सीएम धामी ने जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है कि जो उत्तराखंड के मंदिर है, ऐतिहासिक जो मंदिर है, उनके नाम पर कोई जो है मंदिर अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो मंदिर, जो ऐतिहासिक जो मंदिर है, उनके नाम पर कोई मंदिरों का नाम रखता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है इस दौरान की जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के जो मंदिर है, चार धाम यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित जिस तरीके से यहाँ पर जो यात्राएं होती हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो केदारनाथ मंदिर जो है इस दौरान दिल्ली में बन रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर विरोध भी जो है नजर आ रहा है। ऐसे में जो तमाम यहाँ पर जो मंदिर को लेकर के जो ट्रस्ट है, उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोला और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में इस दौरान लगा हुआ है। तो इसको लेकर के एक बड़ा फैसला जो है सीएम धामी ने यहाँ पर लिया है कि अब कोई भी जो यहाँ पर लोग हैं, जो सत्ताएं हैं, वो यहाँ पर मंदिरों की डुप्लीकेट, मंदिरों के नाम की जो डुप्लीकेसी है वो यहाँ पर नहीं कर सकेगी। काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है इस दौरान ये सीएम धामी का यहाँ पर माना जा रहा है। जी तो बिल्कुल, तो धामी कैबिनेट में कुल 22 फैसलों पर मोहर लगी है। तो ये जो बड़े मंदिरों के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर मोहर लगी है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 22 प्रस्ताव जो है उन पर यहाँ पर मोहर लगाई गई है, इनमें से यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से आवास विकास की अगर बात करें या फिर जो है यहाँ पर शहरी विकास की बात करें, वन विभाग की बात करें, कई ऐसे बड़े विभाग है जिनको लेकर के जो है इसमें कई बड़े फैसले जो है इस दौरान सीएम धामी ने लिया है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा जो फैसला है वो दिन कैबिनेट में यही लिया गया है कि जो केदारनाथ का जो जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी उत्तराखंड में जो मंदिर है उनके नाम पर जो है मंदिर का नाम नहीं रख सकेगा, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कर सकती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को जिस तरीके से यहाँ पर आगे की ओर लेके चलते हैं, विकास कार्य की ओर लेकर के जिस तरीके से सीएम धामी चलते हैं, तो ऐसे में काफी बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला है सीएम धामी का, ये यहाँ पर माना जा रहा है। जी
जो बिल्कुल विनय, प्रदेश में ऐसी गतिविधियों से स्थानीय और धार्मिक मान्यताओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तो ये जो फैसला है सीएम धामी का कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बड़े मंदिरों के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कोई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रमुख धामों मंदिरों के नामों का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक शुरू होने से पहले बैठक में केदारनाथ के पूर्व विधायक शीला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता, वन विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा सहित 22 प्रस्ताव रखे गए। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत करूंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सुबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैलजा रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं की पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता को चोट भी लगी। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी सौरभ यादव के नेतृत्व में यहां छात्र नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रभारी सौरभ यादव ने कहा कि उनकी मुख्य मांग एनटीए पूरी तरह से बैन हो, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगे और नीट का एग्जाम दोबारा हो। वहीं उत्तराखंड एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि राज्य में शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं। एनटीए पूरी तरह बैन हो। धन सिंह जी का घेराव करा है। हमारी जो मुख्य मांगे 7 मांगे हैं। जो सबसे पहली मांग है, जिसके बारे में आपको हमारे प्रभारी जी ने बताया कि हम एनटीए को बैन करना चाहते हैं और नीट का पेपर दोबारा करवाना चाहते हैं। और साथ ही उत्तराखंड से और देहरादून से ये मामला इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि देहरादून में सिर्फ 4 महाविद्यालय हैं जो भी अर्ध सरकारी हैं। उन चारों ही महाविद्यालयों में एनटीए पेपर कराता है, सीयूटी के माध्यम से प्रवेश होता है। हमें आशंका है कि जो सीयूटी के पेपर हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पर घपला हुआ है, इसलिए हम एनटीए को पूर्णतः बैन की मांग करते हैं। उसके साथ दूसरा हमारा जो है वो हमारा शिक्षा का बाजारीकरण है। जो आप देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है बच्चा, उसे सीयूटी के और एनटीए के माध्यम से उलझा दिया। जो स्टेट का गरीब छात्र सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ना चाहता है राज्य के, उन राज्य के छात्रों को समर्थ पोर्टल में उलझा दिया। एक साल में 20-20, 25-25 बार नोटिफिकेशन आता है और डेट बढ़ती है समर्थ पोर्टल की। 15-15 दिन का गैप दिया जाता है बीच में। क्यों? क्योंकि बच्चा परेशान होकर प्राइवेट कॉलेजों में जाए। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे धन सिंह जी यहाँ प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मालिकों के साथ मिलकर उनके हिसाब से उनको फायदा पहुंचाने की नीतियां बना रहे हैं। ये हमारा उसका भी एक विरोध है। और हमारा साथ ये कहना है, जो निजी शिक्षण संस्थान और निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षक हैं उनका भी एक नियम होना चाहिए कि कौन क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। 4 धाम के लिहाज से इस ब्रिज को काफी अहम माना जा रहा था। इस ब्रिज को 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। ब्रिज की कुल लंबाई 110 मीटर और ऊंचाई करीब 40 मीटर प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि पुल के जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ, वहां कुछ समय पहले ही अलाइनमेंट बदला गया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, उसे लेकर पहले भी लोगों ने चिंता जाहिर की थी। आशंका जताई गई थी कि इस जगह पर मिट्टी है जो कभी भी धंस सकती है।
खबर हरिद्वार से है, जहां लेखपाल संघ ने कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में धरना प्रदर्शन किया। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानून को समेत संग्रह परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रिटायर कर्मचारी संघ और जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेश गिल्डियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन राजस्व कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रहा है और ग्राम प्रधान के बचाव में पुलिस लगी हुई है। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा और यह धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी किया जाएगा। जून की ये घटना है और 12 जून से हमारी लक्सर तहसील अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई में वहां पर बैठ गई थी और हमारे उच्चाधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम लोग किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसमें एसएसपी साहब से बात हुई है हमारी और जिसमें कुर्की की जो कार्रवाई होनी है उन्होंने नोटिस वगैरह कल चस्पा कर दिया है और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जल्दी जो है गिरफ्तारी हो जाए। सूबे की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे राज्य गठन के बाद से ही तमाम सरकारें और शिक्षा मंत्री करते आए हैं, लेकिन सरकार और मंत्रियों के ये दावे पहाड़ आते आते दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। भले ही उत्तराखंड बेहतर शिक्षा के मामले में एसडीजी इंडेक्स में देश में चौथे नंबर पर है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि किए जा रहे दावे और आंकड़े सब किताबी है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के मामले में एसडीजी इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। देवाल का ये राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के नाम से नवाजा है और अब धामी सरकार में सूबे के शिक्षा मंत्री ने इसे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर दिया। अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले इस पीएम श्री अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में पिछले 6 सालों से अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक का ही पद रिक्त चल रहा है, जहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावक बताते हैं कि अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल सहित अन्य कई विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं विद्यालय के अन्य पद भी रिक्त पड़े हैं। यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता है और भूगोल का प्रवक्ता जो है काफी लंबे समय से रिक्त चल रहा है। और तो इस संबंध में हमने पिछले बार तहसील मुख्यालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित और सरकार के मुंह चिढ़ाते दावों से आक्रोशित अभिभावकों ने जहां पूर्व में उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की है, तो वहीं अभिभावकों ने कॉलेज के बाहर सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। अभिभावकों का आरोप है कि पूर्व में भी कई बार शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को रिक्त पद भरने की मांग की जा चुकी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इसी बीच टीचरों के लिए की एक स्कूटी हुई थी जो अटल आदर्श विद्यालयों के लिए, तो चमोली जिले से 22 प्रवक्ताओं को अदर जिलों में भेज दिया गया, जबकि मात्र 1 शिक्षक चमोली जिले में आया है। तो अटल आदर्श विद्यालयों की क्या स्थिति हुई स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है। पीटीएसएम के अध्यक्ष सोनी जी ने सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रांसफर सत्र चल रहा है, अभी तक देवाल में एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज अभिभावकों ने एक रणनीति बनाई और एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 तारीख तक अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल को अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। वो एक तरफ जहां सरकार शिक्षा में सुधार के दावे कर रही है और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों से लेकर अन्य स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। वैसे में सरकार के उन दावों में कितनी सच्चाई होगी जो शिक्षा के मापदंडों की पताका फहरा रहे हैं। थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट।
विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। मंगलौर से नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। बता दें कि बद्रीनाथ से लखपत बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हराया है। वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के कस्तार सिंह भड़ाना को हराया है। अंतर को देख रहे हैं, वो लोकसभा के रिजल्ट को अगर मंगलौर विधानसभा में आप देखिए तो 60% मतदान हुआ था, लेकिन अगर जेन्युइनली सही मतदान होता तो आज भी वही रिजल्ट होता। आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे आपने मंगलौर के लोगों ने क्या क्या झेला है। कभी 1 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया, कभी 3 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया, कभी 4 बजे 5 बजे तो काफ़ी पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए, जबकि 6 बजे तक मतदान होना था। तो उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पुलिस की प्रताड़ना झेलते हुए वोटिंग की। वो जितनी भी वोटिंग हुई उसके बाद ही रिजल्ट छोटा नहीं बहुत बड़ा रिजल्ट कहा जा सकता। ये स्वच्छता की जीत है, नैतिकता की जीत है, बद्रीनाथ की जनता की जीत है और उत्तराखंड की जनता की जीत है। जिस तरह से कांग्रेस की तमाम, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे गणेश गोदयाल जी, चाहे हरीश राव जी, चाहे प्रीतम जी हों, चाहे यशपाल आर्य जी हों और तमाम स्थानीय हमारे जो नेता हैं, उन तमाम लोगों ने मिल करके और संगठन के जो चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारा नगर अध्यक्ष हो और चाहे बूथ कमेटियों के जो लोग हैं, संगठित होकर के और बद्रीनाथ के स्वाभिमान और नैतिकता के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें हम विजयी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं डोईवाला के इको पार्क में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद रुद्राक्ष का पौधा लगाकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की अति आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ स्वच्छ पर्यावरण दे सके। इसलिए हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार की मशीनरी तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आज यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और आज नहीं लगातार लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समाज की जागरूकता का परिचय है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, एक वृक्ष माँ के नाम, इसने भावात्मक रूप से और गहरी छाप छोड़ी है। ये साफ साफ महसूस हो रहा है। इस बार भारी संख्या में लोग जहां पर भी जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ वृक्ष हाथ में लेकर, कहीं पर अपनी माता का फोटो साथ में लेकर के और वृक्षारोपण कर रहे हैं। देखिए, ये इको पार्क हमारा थानो रेंज में ये भोगपुर जो है बिल्कुल इसके यहाँ बना हुआ है और बहुत सुंदर जगह है, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए और प्रकृति के बारे में जानने समझने के लिए। तो इसमें आज हमने लगभग 70 पौधे लगाए हैं, जिसमें कि रुद्राक्ष है, आंवला है, जामुन है, बेल है, अमलतास है, इस तरह के बहुत ही सुंदर शोभा फलदार और दूसरे छायादार पौधे लगाए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने समीक्षा करने का फैसला लिया। समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक विभिन्न लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून में पीएल पुनिया कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों से बैठक कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टमटा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें, लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा। ये पहली बार है कि
जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। यहाँ पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, तमाम लोग उनसे अपनी बात करेंगे। इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें आपने समझते देखा है और भविष्य में जो चुनाव होगा वो अब सीधे कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आज समीक्षा बैठक है और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और जहां पर कमी रही है, जो वजह रही है, क्या हार के कारण थे, उसकी समीक्षा भी होगी और हमें विचार भी उनके सामने प्रस्तुत। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई, जबकि भाजपा ने 5 सीटों पर कमल खिलाकर हैट्रिक लगाई। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, जिस पर भाजपा ने निशाना साधते हुए सलाह दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हार को लेकर मंथन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सनातन धर्म का विरोध करते हैं। देश विरोधी ताकत को जिस तरीके से समर्थन करते हैं उस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को देशभक्ति और राष्ट्रवादी के रास्ते पर चलने की सलाह दी। अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और मंथन भी करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को मेरी एक सलाह रहेगी कि जिस तरह से वो सनातन का विरोध करते थे, उनका शीर्ष नेतृत्व लगातार सनातन का विरोध करते आए हैं और देश विरोधी ताकतों को समर्थन करते रहे हैं, उस ओर भी थोड़ा वो ध्यान केंद्रित करें। और उत्तराखंड जैसे जो हमारा प्रदेश एक राष्ट्रभक्त प्रदेश के रूप में जाता है, यहाँ की जनता राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत रहती है, उनके लिए भी वो कम से कम इस तरह की वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को सलाह दें कि वो देशभक्ति के रास्ते पे चलें, राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलें और कुछ इस तरह का जो सनातन का जो विरोध करते हैं कुछ ऐसा दिखे उनमें भी कि वो सनातन का विरोध और देश विरोध ताकतों के साथ न खड़े रहें। केदार घाटी में बारिश लगातार जारी है। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में भारी मलबा आने से राजमार्ग बंद है, जिससे राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में भारी मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया है। राजमार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, जिसके चलते राजमार्ग बंद है और सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।